हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 8 का हिंदी मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19 है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ के सारांश को। तो यहाँ पे जो सारांश है थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उसको आप सही कर लीजिएगा। सारांश। लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। माँ ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक आदर्श कन्या पाठशाला स्थापित की थी। लेखक को बचपन में पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था। उसकी प्रिय पुस्तक स्वामी दयानंद जी की जीवनी की किताब थी, जिसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था। उन्होंने अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा करके उसे सहारा दिया था। ये बातें लेखक के बाल मन को रोमांचित करती थी। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। 5वें दर्जे में लेखक कक्षा में प्रथम आया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अंग्रेजी में सबसे अधिक नंबर आने पर 2 किताबें इनाम में मिली। इन किताबों ने लेखक के लिए नई दुनिया का द्वार खोल दिया। पंछियों से भरी आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। लेखक ने अपने मोहल्ले की लाइब्रेरी हरिभवन में जाना शुरू कर दिया। वह लाइब्रेरी खुलते ही वहां पहुंचता और बंद होने पर अनिच्छा से उठता। इंटर पास करने पर पाठ्य पुस्तक बेचकर बीए की किताबें खरीदी और 2 रुपये बच गए। उन 2 रुपयों को लेकर माँ की सहमति से देवदास फिल्म देखने गया। बुक का काउंटर पर एक पुस्तक देखी, देवदास। लेखक कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। दाम केवल 1 रुपया। लेखक ने 10 आने में वह पुस्तक खरीद ली। माँ के पूछने पर बताया कि फिल्म नहीं देखी। उसने खरीदी हुई पुस्तक दिखाई। माँ की आंखों में आंसू आ गए। यह पुस्तक लेखक द्वारा अपने पैसों से खरीदी गई और उसकी निजी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण गद्यांशों को हम देखेंगे, उसके संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है संदर्भ। एक पंक्ति दी गई है, गद्यांश दिया गया हमारा। अरे तू लौट डैश किताब थी। संदर्भ इसका इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। इसके लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। प्रसंग में लिखेंगे, लेखक देवदास फिल्म देखने गया, सो छूटने में देर थी। इस बीच लेखक ने देवदास नामक पुस्तक खरीदी। काउंटर पर देखकर उसे 10 आने में खरीद लिया और फिल्म ना देखकर घर लौट आया। व्याख्या में लिखेंगे, लेखक द्वारा फिल्म ना देखकर घर वापस लौटने पर माँ ने पूछा कि उसने फिल्म क्यों नहीं देखी। लेखक ने सारी बात बताई और फिल्म देखने के स्थान पर खरीदी हुई पुस्तक देवदास किताब दिखाई। माँ पुत्र की भावना समझ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू सुख के थे या दुख के, लेखक को मालूम नहीं था। दोनों ही कारण हो सकते थे। पुत्र की अच्छी आदत के कारण फिल्म ना देखना सुख का कारण और आर्थिक संकट के कारण उसका फिल्म ना देख सकना दुख का कारण हो सकता है। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न व्यास को देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कुछ करने को। प्रश्न नंबर 1 है, आर्य समाज संस्था ने भारतीय समाज में फैली रूढ़ियों एवं आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया। वह भारत का नव जागरण काल था। आर्य समाज के अतिरिक्त ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसे अनेक संस्थाओं ने भी समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन संस्थाओं के संस्थापकों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए।
कि आपका पहला प्रश्न है, तो आप सबको इन संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज, हेडिंग डाल लेंगे ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय अपने समय के विशिष्ट समाज सुधारक थे। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता था। उनका जन्म बंगाल में 22 मई 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, पर्दा प्रथा आदि का भरपूर विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैगनीज संपादन, कौमुदी, मिरातुल अखबार, बंगदूत जैसे स्त्री पत्रों का संपादन प्रकाशन भी किया। 27 सितंबर 1833 को इनका देहांत हो गया। अगली हेडिंग हम लोग की पड़ेगी प्रार्थना समाज। इसमें हम देखेंगे प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग तथा केशव चंद्र सेन थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, हर एग्जाम में पूछा गया है कहीं ना कहीं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो इसको याद रखना है, आत्माराम पांडुरंगा तथा केशव चंद्र सेन। आत्माराम का जन्म 1823 ईस्वी में हुआ था। वे एक चिकित्सक तथा समाज सुधारक थे। वे मुंबई प्राकृतिक इतिहास सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे। उनकी मृत्यु 1898 में हुई थी। केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में हुआ था। वे बंगाल के हिंदू दार्शनिक, धार्मिक उपदेशक एवं समाज सुधारक थे। उनकी मृत्यु 8 जनवरी 1884 में हुई। अगली हेडिंग पड़ेगी थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर एनी बेसेंट थी। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को में लंदन में हुआ था, लेकिन आगे चलकर वे भारत की नागरिक बन गई थी। श्रीमती एनी बेसेंट अग्रणी आध्यात्मिक, महिला अधिकारों की समर्थक, लेखिका, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी। सन 1947 में वे राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। सितंबर 1916 में उन्होंने होम रूल लीग, जिसे स्वराज संघ की स्थापना की थी। 20 सितंबर 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 2, वर्तमान समय में प्रकाशित होने वाली किन्हीं 4 बाल पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो पहला यहाँ पे बाल पत्रिका है चंपक, दूसरा है नंदन, तीसरा है सुमन सौरभ एवं चौथा है बाल भास्कर। ये क्या है, प्रेजेंट टाइम में प्रकाशित होने वाली 4 बाल पत्रिकाओं के नाम। कुछ प्रश्न यहाँ से संस्मरण से। पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? तो उत्तर में लिखेंगे आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती और गृहिणी पत्रिकाएं आती थी। अगला प्रश्न है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? तो बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी इसलिए पसंद थी क्योंकि उसमें स्वामी जी ने समाज की रूढ़ियों का खंडन किया था और अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा कर उसे सहारा दिया था। इसलिए लेखक को दयानंद सरस्वती जी का जीवनी बहुत पसंद थी। अगला प्रश्न है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन कौन सी 2 किताबें मिली और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? एक किताब, उत्तर में लिखेंगे, एक किताब पक्षियों की जानकारी से संबंधित और दूसरी किताब में पानी के जहाज़ों की कथाएं थी। इनसे लेखक को पक्षियों के बारे में, पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरे समुद्र की जानकारी मिली। प्रश्न नंबर 4, पुस्तकों को पढ़ना एक अच्छी आदत है। बच्चों का मन कहानियों में खूब लगता है। दूसरी भाषाओं के उपन्यास और कहानियों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। नीचे लिखी पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। तो यहाँ पे आप अपनी कॉपी में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे पुस्तक का नाम
दूसरी तरफ लिखेंगे लेखक का नाम। पहला पुस्तक है यहाँ पे आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखा है? तो आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरी किताब है अन्ना केरेनिना। अन्ना केरेनिना के लेखक हैं टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय जो हैं अन्ना केरेनिना के लेखक हैं। पेरिस का कुबड़ा, इसके लेखक का नाम है विक्टर ह्यूगो। मदर जो किताब है उसको लिखा है गोर्गी ने। विचित्र वीर को लिखा है सर्वा रीज ने। सत्यार्थ प्रकाश, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसको लिखा है दयानंद सरस्वती ने। सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मवीर भारती ने लिखा है। देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसको आपने यहाँ पे लेखक ने यही बुक खरीदी थी इस चैप्टर में, तो इसको भी आप याद रखेंगे। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा बुक है। तो यहाँ पे कुछ बुक दिए हैं और उनके लेखक के नाम दिए गए हैं, तो उसके क्वेश्चन को आप ज़रूर याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर अगला बनता है लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी? तो उत्तर में लिखेंगे लेखक ने फिल्म के देखने के पीछे से अपनी मनपसंद पुस्तक खरीद ली, इस कारण लेखक ने फिल्म नहीं देखी, क्योंकि उसने जो देवदास एक किताब थी उसको उसने खरीद लिया, इसलिए वो क्या किया, फिल्म को नहीं देखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, भाषा की बात से। वेदोदय तथा दुर्गेश शब्द क्रमशः वेद प्लस उदय तथा दुर्ग प्लस ईश की संधि से बने हैं। इसमें आ प्लस उ मिलके, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, संधि के बारे में जान के लेते हैं, तो अगर आ प्लस उ मिलता है तो क्या बनता है, हमारा ओ बनता है। और इसी प्रकार से छोटा आ प्लस बड़ी ई मिलता है तो क्या बनता है, ए की मात्रा जो होता है हमारा ए बनता है। तो इसमें वेदोदय शब्द दिया गया है जिसका संधि विच्छेद करने के बाद हमारा बन रहा है वेद प्लस उदय। उसी प्रकार से दूसरा शब्द दिया गया है दुर्गेश का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो दुर्ग प्लस ईश, तो हमारा बनता है दुर्गेश। इसी प्रकार से नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका हमें संधि विच्छेद करके लिखना है। तो पहला शब्द यहाँ पे है बीरो प्लस चित्त, बीरो प्लस चित्त। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा बीरो प्लस, यहाँ पे लिखा था ने ऊपर बड़ा आ और छोटा आ प्लस उ मिलकर क्या बन रहा था, ओ बन रहा था, ओ की मात्रा बन रही थी। छोटा आ प्लस उ क्या मिलके क्या बन रहे थे, ओ बन रहे थे। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो जो ओ की मात्रा है रा पे, तो ये मेरा किससे बना है, छोटा आ से और प्लस उ से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अगर संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा वीर प्लस उचित है, वीरोचित है। इसी प्रकार से अगला है देवोचित। तो देवोचित का अगर हम करेंगे तो जो ओ की मात्रा किससे बना है, आ प्लस उ से मिलके बना हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं देव प्लस लिखेंगे पहले, क्योंकि ये दोनों मिलके आ प्लस उ मिलके क्या बने थे, ओ की मात्रा। तो इसको हम हटाएंगे तो ये हमारा यहाँ पे लग गया मात्रा, यहाँ पे आ का कोई मात्रा नहीं होता तो यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। और जो ओ हैगा ये वो हमारा आगे आ जाएगा, और जो बच गया शब्द कौन सा बच गया है, चित्त है, तब हमारा हो जाएगा देव प्लस उचित है। इस प्रकार से अगला है रमेश, तो रमा प्लस ईश हो जाएगा। और अगला हमारा है सुरेश, तो सुर प्लस ईश हो जाएगा, हमारा सुरेश बन जाएगा। तो ये सब संधि विच्छेद आपको याद कर लेने हैं। लास्ट को दूसरा प्रश्न है चैप्टर का, इस भाषा की ज्ञान से। इस पाठ में लाइब्रेरी, ईस्ट इंडिया, थिएटर, पिक्चर आदि अंग्रेजी के शब्द आए, इनके लिए प्रयुक्त होने वाले हिंदी शब्द लिखिए। जिस प्रकार से आप इंग्लिश में लिखते हैं वर्ड मीनिंग, उसी प्रकार से यहाँ पे कुछ अंग्रेजी के शब्द आए हैं जिसका हमें हिंदी में उनका अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे एक तरफ अंग्रेजी के शब्द, और दूसरी तरफ लिखेंगे हिंदी के शब्द या हिंदी अनुवाद या हिंदी में अर्थ, जो भी समझ में आए लिख सकते हैं। हिंदी अंग्रेजी का शब्द है, पहला शब्द है लाइब्रेरी,
तो लाइब्रेरी हमारा, लाइब्रेरी का अगर हिंदी में देखते हैं किसको, लाइब्रेरी को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं पुस्तकालय। जहाँ पे बहुत ढेर सारी पुस्तकें रखी रहती है उसको बोला जाता है पुस्तकालय। ठीक है। अगला शब्द है थिएटर। थिएटर का अगर हिंदी में अर्थ देखते हैं तो थिएटर को हिंदी में कहते हैं रंगशाला। आप याद कर लीजिएगा, थिएटर को हिंदी में क्या कहते हैं, रंगशाला। उसी प्रकार इंडिया, इंडिया को तो पता है, इंडिया का मतलब होता है भारत, इसको तो सभी बता सकते हैं। पिक्चर को बोलते हैं चलचित्र। इम्पोर्टेंट है, जो पिक्चर हम बोलते हैं, पिक्चर देखने जा रहे हैं हम, उसका मतलब होता है, अगर हिंदी में पूछा जाए आपसे इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, तो आप बताएंगे चलचित्र। प्रश्न नंबर अगला है, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें साधारण, संयुक्त तथा मिश्र तीनों प्रकार के वाक्य हैं, उन्हें पहचान कर अपने सब सामने लिखें, उनके सामने लिखें। तो पहला वाक्य यहाँ पे है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की। तो ये कई वाक्यों से मिलकर बना हुआ है शब्द है, पूरा एक वाक्य बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको हम बोलेंगे संयुक्त वाक्य। दूसरा है यहाँ पे, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, ये हमारा साधारण वाक्य है। अगला है, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उनका आशीर्वाद था मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में से अच्छे नंबर आए, 5वें दर्जे में मैं तो फर्स्ट आया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार से मिश्रित वाक्य, क्योंकि हमारा जो शब्द जो बनता है कहीं ना कहीं जो पिछले शब्द है उसी से आगे बढ़ रहा है। अगला है, उस साल इंटरमीडिएट पास किया, ये हमारा क्या है, साधारण वाक्य है, इसमें कोई मिश्रित वाक्य नहीं है, ना ही कोई संयुक्त वाक्य है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कर्ता क्रिया कर्म में से किसका लोप हुआ है। तो यहाँ पे कुछ पद्यांश दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसमें से देखेंगे कौन सा कर्ता है, कौन सा क्रिया है, कौन सा कर्म है। तो सबसे पहले जो कोई काम करता है उसको हम बोलते हैं कर्ता, और जो काम किया जाता है वो हमारा क्रिया हो जाता है, किसके द्वारा होता है, वो अप्रत्यक्ष है, कैसा है, वो हमारा कर्म को बताता है। इसलिए हम पहले देखते हैं, पिताजी ने लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में मुझे पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले तुम। तो जो यहाँ पे पिताजी ने हैं, एक कैसा है, एक कर्ता है। लोकनाथ की दुकान से ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में मुझे यानी कि किसको पिलाया, ये हमारा कर्म है जो कि अप्रत्यक्ष है। पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले तुम, फिर यहाँ जो तुम शब्द आया क्या हो गया, कर्ता हो गया। वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतनी ही ध्यान से पढ़ोगे तुम, फिर तुम शब्द आया हमारा क्या हो गया, कर्ता। माँ की चिंता मिटाओगे। अगर इसको हम समझना चाहें एक वाक्य से, हम देखिए रमेश, तो इस प्रकार देख सकते हैं, रमेश फुटबॉल खेल रहा है, तो रमेश हमारा कर्ता हो जाएगा, कौन खेल रहा है और कौन सा काम कर रहा है, फुटबॉल खेलने का क्रिया कौन सी हो जाएगी, खेलना, और फुटबॉल क्या हो जाएगा, हमारा कर्म है। रमेश कौन है, और जो अप्रत्यक्ष है किसके द्वारा हो रहा है, रमेश के द्वारा। इस प्रकार से यहाँ पे कर्ता की बात की गई है, किसका लोप हुआ, क्रिया की बात की गई है और कर्म की बात की गई है। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप सभी लोग इस चैप्टर के जितने प्रश्न कराए गए हैं महत्वपूर्ण, उनको नोट कर लीजिएगा। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जितने पिछले वाले क्वेश्चन कराए गए हैं उसको आप ज़रूर नोट करके याद कर लीजिएगा। जो वहाँ पे लेखक के बारे में, लेखक ने कौन सी पुस्तक जो उसके उपहार में मिली हो, तो ज़रूर उसको याद कर लीजिए, उसके नाम याद कर लीजिएगा, और लेखक को उसकी किस चीज़ से जानकारी प्राप्त हुई ये भी आप याद कर लेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।